नेटवर्क है उसके जरिए किसानों के बीच तक पहुंचते हैं। तो उसी श्रेणी में जो आज की 39वीं वेबिनार है, हम सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज की वेबिनार की शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी से कि वो आएँ और संस्था का परिचय दें। उसके बाद फिर डॉक्टर प्यासी जी जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनका परिचय देंगे और उसके बाद फिर वेबिनार शुरू होगा। तो मैं नम्र निवेदन करता हूं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी से, प्लीज आएँ और संस्था का परिचय दें। धन्यवाद शिव सर। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का पुनः स्वागत है आज लगातार होती आ रही 38 वेबिनार के बाद 39वीं वेबिनार की कड़ी में। बलराम संदेश ये प्लेटफॉर्म साल 2015 में आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी की पहल की वजह से शुरू हो सका और 2015 से फेसबुक से संचालित होते ही व्हाट्सएप या ऐसे अन्य साधनों के द्वारा जो है ये किसानों के बीच में अपनी सेवाओं जो हैं जिनके थ्रू ये अपनी कृषि विस्तार की या कृषि की जानकारियों का आदान प्रदान करना भारत में फैले वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों से काफी सारे नए नवाचार करने वाले सज्जनों से और खेती को पसंद करने वाले लोगों के साथ मुख्यतः किसान केंद्रित ये संस्था बनती गई। तो इसमें पूरे भारत में जो अलग अलग पद्धतियों के कृषि बीजों के अन्य तरह की जानकारियों के आपस में आदान प्रदान होते रहे और इनसे ये संभव हो सका कि कृषि की तकनीकें एक दूसरे तक प्रचारित हो सकें और लोग उसका लाभ उठा सकें या जो कम जानकार हैं उनको ज्यादातर जानकार लोगों से ऐसी सूचनाएं मिलती रहें। तो ये प्रावधान जो है बना रहा और कुछ विशेष सज्जनों के द्वारा जो है ये ग्रुप संचालित होता रहा। आज की तारीख में बलराम संदेश इस कोविड महामारी की दिक्कतों के दौरान जो है ऐसा संभव ऐसा सोच बना सका कि किसानों को नए संभावित डिजिटल माध्यमों के द्वारा भी ये जानकारियां मिल सकें। तो बलराम संदेश वापस अपनी कुछ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इस जूम मीटिंग के तहत आपके पास पहुंच रहा है और इस कड़ी में हम जो है वो आज 39वीं वेबिनार अपनी जो है वो आयोजित कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो बलराम संदेश आपके द्वारा जो है जिया जा रहा है, आपसे संपादित है और आप तक पहुंच रहा है। तो किसानों के द्वारा और किसानों के लिए संपादित होने वाली ऐसी आज के टाइम में जो है सूचना क्रांति के दौर में ये संचालित संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है खेती को बढ़ावा देना है और ये इसी तरफ रोज अग्रसर होती है। बलराम संदेश के परिचय के दौरान जो है हमने इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी सुविधाओं के साथ किसानों तक पहुंचने की पहल जारी रखी और बलराम संदेश का एक अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे पिछली होने वाली हो सकी जितनी भी वेबिनार थी इनको आप तक रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी पहुंचाया जाएगा। तो आप कभी भी जब भी आपको लगता है, ज्यादातर टॉपिक हमने हर सीजन में कवर करने की कोशिश की है और आगे भी ये जारी रहेगी। तो आज की कड़ी में हम लेके आए हैं बीज के बारे में, किसान अपना बीज कैसे बनाए, क्योंकि किसान के पास ये समस्या होती है कि वो बीज खरीदता है, स्रोत खोजता है, महंगे बीज खरीदता है। अपनी बीज की क्वालिटी में क्या सुधार करना है इसके ऊपर केंद्रित ये जो है आज आपकी वेबिनार है। तो इस बारे में हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर श्री प्रणव व्यास सर जी और आपके मुख्य परिचय के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर जो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर सागर में एक साइंटिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं और विशेषकर अलसी बेस जो परियोजना है उसके मुख्य जो है कार्यकारी अधिकारी हैं आप। तो सर स्वागत है आपका। मैं आमंत्रित करता हूं आपको डॉक्टर श्री प्रणव व्यास सर जी के परिचय के लिए। सादर धन्यवाद सर।
आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर, आप अपना माइक प्लीज ऑन कीजिए सर। इस सारी परिचर्चा के दौरान जो हाँ। है आप सभी के माइक जो है वो म्यूट रखे जाएंगे, और प्रश्न आंसर के जो सेशन होगा उसके बाद जो है उस टाइम में आपका माइक ऑन कर दिया जाएगा, ताकि ये चर्चा जो है एक सुचारू दिशा में चल सके। जी, डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर, ओवर टू यू। जैसा कि आपको आदरणीय शुभम सर ने बताया कि बलराम संदेश जो है एक सोशल मीडिया के द्वारा संचालित किया गया एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें भारत सरकार के सभी अनुसंधान केंद्र, चाहे वो आईसीआर के द्वारा संचालित हों और साथ ही साथ जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा नित्य नए जो भी नवाचार किए जा रहे हैं, उन्नत प्रजातियों के विकास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, साथ ही जो है फसल विशेष पे किए गए अनुसंधान हैं। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, एनजीओ और हमारे प्रगतिशील किसानों के माध्यम से जो भी अनुसंधान एवं खेती की उन्नत दशा एवं दिशा हेतु जो भी प्रयास किए जाते हैं, उन सभी प्रयासों को आम किसानों तक सहज एवं सरल भाषा में प्रस्तुत करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और इस कड़ी में हम आज स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं कि आदरणीय प्रणय व्यास साहब, जो कि हमारे संस्था के मार्गदर्शक भी हैं, जिनकी देखरेख में, जिनके स्नेह आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से ये संस्था जो है विगत सालों से संचालित है। सर का स्नेह और आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा इस संस्था को मिलता रहा है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में चर्चा की जानी है खेती के सबसे महत्वपूर्ण आदान, बीज की। और संस्था का ये मानना है कि यदि किसानों को इस महत्वपूर्ण आदान जिसे हम बीज कहते हैं, जिसकी लागत सबसे ज्यादा होती है खेती के आदानों की यदि तुलना की जाए, यदि उसमें हम कुछ आत्मनिर्भरता जो है उन्हें कुछ बेसिक जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो स्वयं अपने बीजों का संरक्षण और एवं संवर्धन कर सके, तो उनकी जो है बाजार आधारित जो बीज हैं उन पे निर्भरता कम होगी। और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे पास किसानों को जो है, जैसा कि इस साल का ये दौर है जहां हमारे पास बीज, क्योंकि सीजन, पिछला खरीफ सीजन हमारा खराब था और लगातार खरीफ सीजन में जो है हमारी जो मुख्य फसल है सोयाबीन, उस पे जो है बीज की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। तो संस्था का ये मानना है या ये सोच है कि यदि हम किसानों को जो है बीज के संरक्षण एवं संवर्धन की तरफ यदि हम कुछ पहल करें, और जिसके माध्यम से किसान जो है, हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, साथ ही साथ हमारे जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वहां से यदि प्रजनक बीज का शुद्ध उन्हें प्राप्त करके और उसी को 2-3 साल संरक्षण एवं संवर्धन करके अपनी प्रजातियों को अपने लिए जितनी उनकी बीज की जो है आवश्यकता है अगले सीजन में, उसको वो उसी सीजन में जो है संरक्षित एवं संवर्धित कर सकें, तो यह इस दिशा में एक नई कड़ी होगी। और जिसके लिए हमारे पास आदरणीय प्रणय सर से बेहतर विशेषज्ञ कोई नहीं है, जिनका जो है सहायक बीज प्रमाणीकरण के साथ साथ जो है बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। आपने जो है बीएससी एजी और एमएससी एजी पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विषय में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से किया है, और एवं सन 1981 में सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के रूप में, और इसके बाद लगभग प्रदेश के सभी संभागों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। ग्वालियर, होशंगाबाद और सागर को छोड़कर आपने सभी संभागों में अपनी आवश्यकताएं, अपनी जो है सेवाएं दी हैं। कहना ये चाहता हूं कि आप भली भांति परिचित हैं हमारे किसानों की जो आवश्यकताएं हैं उनसे, और किसान को क्या करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो है विभिन्न जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो है केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण संस्था के सदस्य के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप जैसा अनुभव शायद बहुत कम लोगों को होगा हमारे प्रदेश में,
तो आज के जो है उद्बोधन के लिए, आज की जानकारियों के आदान प्रदान एवं जो है किसानों के मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, जिसके अंतर्गत आप जो है बीज परीक्षण, बीज प्रमाणीकरण एवं आनुवांशिक शुद्धता को हम कैसे मेंटेन करके उस बीज का प्रयोग अगले साल दर साल 2-3 सालों में कर सकें। तो वो एक आसान एवं सरल शब्दों में आपको वो सारी जो है विधियां जो है आदरणीय प्रणव व्यास सर बताएंगे, जिनके माध्यम से आप जो है अपने जो भी आपने प्रश्न कीजिए, पैतृक बीज, प्रत्युत्व बीज, जो भी आपने जिस भी संस्था से प्रतिजनक या आधार बीज प्राप्त किया है, उसको कैसे आप मेंटेन करके आगे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रणव व्यास साहब को। आपका स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र व्यासी जी। बीज का जो महत्व है, यह अनादिकाल से हमारे पूर्वज और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन मिलता है। और जो आपको विष्णु के अवतार में के बारे में यदि आपने जाना हो, तो उसमें विष्णु ने मीन अवतार का भी जो है एक बार मीन अवतार लिया था, और वो केवल बीजों के संरक्षण के लिए था। मतलब बीज के महत्व को हमारे प्राचीन ग्रंथों तक में दर्ज किया गया है। तो बीज की महत्ता हम इससे समझ सकते हैं। सुबीजम सुक्षेत्रे संपद्ये। तो जब अच्छा बीज अच्छी जमीन में जाएगा तो भरपूर पैदावार देगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना उद्बोधन चालू करता हूँ। आप सभी को नमन। सबसे पहले तो बीज आखिर है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। यदि हम किसी विज्ञान के विद्यार्थी या विज्ञान के व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा ये एक ऐसा फर्टिलाइज मैच्योर्ड एम्ब्रियो है, जबकि वास्तविकता में यदि हम एक किसान से पूछेंगे तो वो उसके लिए जो परिभाषा होगी वो पौधे का वह भाग है जिससे हम नया पौधा प्राप्त कर सके, उसी को हम बीज कहेंगे। चाहे वो जड़ हो, तना हो, डाली हो या पूर्ण विकसित दाना हो। तो यह केवल पूर्ण विकसित दाना ही बीज नहीं कहलाता है। पौधे का कोई भी भाग जो है जिसको अगले संतति या अगले पौधे, नए पौधे पैदा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वो सभी जो है भाग बीज कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब बीज क्या कहलाता है वो तो हमने समझ लिया, मगर बीज और अनाज में क्या अंतर है उसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि बीज के अंदर 6 विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहली विशेषता है भौतिक दिखावट और समान आकार। दूसरी विशेषता है उसकी उगने की क्षमता या जर्मिनेबिलिटी या अंकुरण क्षमता। तीसरी विशेषता है उसकी पौधों को जल्दी बड़ा करने की क्षमता या वीगर। चौथी विशेषता है जातिगत शुद्धता या जेनेटिकल प्योरिटी या आनुवांशिक शुद्धता। और पांचवी जो चीज है जो बीज के अंदर होना अति आवश्यक है वो है ज्ञात वंशावली। और छठी और अंतिम जो विशेषता जो बीज के अंदर होना चाहिए वह है बीज के द्वारा फैलने वाली बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। अब हम एक एक करके इन 6 चीजों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, अब 2 चीजें हैं कि ये जो गुण है उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है और वो आता कैसे। तो जैसे हम बात करें भौतिक दिखावट या समान आकार का, तो ये चीज क्या है, ये आधुनिक युग है। आधुनिक युग में जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए दिखने में जितना सुंदर होगा उतना ही व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होगा। और ये आएगा कैसे? पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग, विशेषकर पोटाश का उपयोग। पोटाश ही एक ऐसी चीज है जो दाने के अंदर चमक लाती है। इसलिए सभी पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग और पोटाश का विशेष करके ध्यान रखते हुए यदि खाद प्रबंधन किया जाएगा तो निश्चित ही
बीज के अंदर सुंदरता आएगी। दूसरा जो इसी का भाग है वो समान आकार। समान आकार का यदि बीज है तो इससे बोनी में सुविधा होगी और इस सुविधा के कारण समान पौध संख्या हमारे पूरे खेत में। अब ये कैसे होगा, तो आपको इसको समझने के लिए आपको याद है कि किसान 3 तरीके से बोनी करता है। पहला तरीका है छिटक के, दूसरा तरीका है बैलों के माध्यम से और तीसरा तरीका है ट्रैक्टर से। जो छिटक के बोनी करते हैं उनके भी हाथ इतने सधे हुए होते हैं कि समान दूरी पर ही दाना गिरता है। किंतु यदि दाना छोटे और बड़े आकार का होगा तो जो बड़े आकार का दाना है वो दूर जाएगा और वहां पर घनत्व जो है पौधों का ज्यादा हो जाएगा, और जहाँ जो छोटे छोटे दाने हैं वो पास में गिरेंगे तो वहां घनत्व, वो बीच में जो है खाली एरिया रह जाएगा। तो असमान पौध संख्या हमारे पूरे खेत में मिलेगी। दूसरा तरीका है बैलों से। बैलों में नारी पीछे लगाकर उसमें जो है एक व्यक्ति अपनी हथेली को बंद करके थोड़ा सा उसको खोलकर बीज को गिराता है। हथेली को इतना ही खोलता है कि समान मात्रा में जो है बीज गिरता जाए, मगर बीज यदि आकार में समान नहीं है तो कहीं ज्यादा गिरेगा और कहीं कम गिरेगा। तो इसलिए समान आकार का होना जरूरी है। यही प्रक्रिया ट्रैक्टर में भी अपनाई जाती है। उसमें जो छिद्र रहता है जहां से बीज गिरता है उसको एक निश्चित माप का हम खोल देते हैं बोनी के पूर्व, ताकि समान दूरी पर बराबर मात्रा में बीज गिरता जाए। यदि बड़े और छोटे आकार के बीज मिक्स हैं उसमें, तो जहां छोटे आकार के होंगे वो कई एक साथ गिर जाएंगे और बड़े आकार के जहां होंगे वहां कम कम गिरेंगे, तो असमान पौध संख्या हमें मिलेगी। यह चीज जो है बीज में आएगी कैसे? बीजों की छटाई और बिनाई करके हम इस गुण को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीजों के अंदर उगने की क्षमता या अंकुरण क्षमता। हर किसान ये जानता है कि उसकी संपूर्ण खेती जो है इस क्षमता के ऊपर ही निर्भर करती है। यदि बीज उगेगा नहीं तो पौध संख्या हमारे खेत में मिलेगी नहीं। तो बीज का उगना सबसे महत्वपूर्ण गुण है, और ये आएगा कैसे? कटाई से लगाकर अगली बोनी तक रखरखाव में सावधानी रखेंगे और जो है पूरा ध्यान से जो है हर कार्य को संपादित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बीज की जो उगने की क्षमता है वो बरकरार रहेगी। भारत के अंदर बोया जाने वाला संपूर्ण बीज, संपूर्ण फसलों के बीज जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। मतलब हर दाने में जो पौधे से पैदा हो रहा है उसमें अंकुरण क्षमता होती है, किंतु हमारी अज्ञानता और असावधानी के कारण ही ये अंकुरण क्षमता बहुत तेजी से खत्म होती जाती है। तो वो क्या क्या कारण है जो इस अंकुरण क्षमता को प्रभावित करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट, कारण क्या है और निदान क्या है? सर्वाधिक नुकसान जो बीज को पहुंचाता है वो आर्द्रता या नमी है ना। इससे क्या होता है कि बीज के अंदर जो श्वसन क्रिया है वो बढ़ जाती है। जैसे एक इंसान या एक पशु अपने जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विसर्जित करता है, वैसे ही ये बीज भी जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो प्रक्रिया हमारे अंदर होती है उसी तरह की प्रक्रिया इनमें भी होती है। ये जैसे कि हम ऑक्सीजन लेके अपने भोज्य पदार्थ जो संग्रहित है उसको जलाकर और उष्मा पैदा करते हैं, वैसे ही श्वसन क्रिया इसमें भी होती है। और जो ऑक्सीजन लेने के बाद में ये इसके अंदर भी टेम्परेचर क्रिएट होता है। मगर हम तो प्रतिदिन भोजन करके और जितना भी भोजन हमारा नष्ट हुआ है या जला है उसकी प्रतिपूर्ति कर लेते हैं, मगर बीजों के साथ में यह सुविधा नहीं है। उनके पास में एक निश्चित मात्रा में भोज्य पदार्थ ही उपलब्ध है। जो उगने वाला पोर्शन है वो सुई के नोक के बराबर होता है। शेष जो भाग आकार जो बीज का दिख रहा है वो उसका भोज्य पदार्थ का ही है। और यदि वो तेजी से जलता जाएगा, नष्ट होता जाएगा, तो जैसे ही उस
पूरी तरीके से नष्ट हुआ तो बीज की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाएगी। दाना हमको स्वस्थ दिखेगा मगर वह अंकुरित नहीं हो सकेगा। तो इसका निदान क्या है? बीज की कटाई के तुरंत बाद में, हम गहाई करने के बाद में, भंडारण के पहले जितना ज्यादा से ज्यादा उसको सुखा सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा सुखा के फिर ही उसको भंडारित करें, और भंडारित भी ऐसे स्थान पर करें जहां नमी ना हो। दूसरा जो मुख्य कारण है वो बीजों के टूटने के कारण होता है। ये हम खुद भी इस चीज को समझ सकते हैं कि यदि उगने वाला पोर्शन टूट गया है तो वो बीज उगेगा ही नहीं, और यदि उगने वाले पोर्शन के अलावा दूसरा भाग भी टूटा है तो कुछ फसलों में वो बीज उग तो जाएगा मगर उसका भोज्य पदार्थ जितना है वो कम रह जाएगा, तो वो एक स्वस्थ या हेल्दी पौधा उससे हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसका निदान क्या है? कंबाइंड हार्वेस्टर का बीज के अंदर बिल्कुल उपयोग न करें। सर्वाधिक नुकसान जो होता है बीज को वो कंबाइन हार्वेस्टरों से होता है। दूसरा, जो कटाई और गहाई करते हैं हम, तो गहाई में भी थ्रेशर का आरपीएम इस तरीके से उसको मैनेज करें हम कि बीज के दाने कम से कम टूटे। यदि बीज के दाने टूट रहे हैं तो उसका जो कुली का आकार है 3 इंच से बढ़ा के 4.5 इंच की कुली लगा दे, ताकि उसका आरपीएम कम हो जाएगा, और आरपीएम कम हो जाएगा तो बीज के टूटने का जो सिलसिला भी रुक सा जाएगा या कम से कम हो जाएगा। तीसरा जो मुख्य कारण है, जो कि ये एक साइलेंट किलर है जो हमें आंखों से दिखता नहीं है मगर बीज को नष्ट करता है या खत्म करता है, और वो है फफूंद। सामान्यतः अधिक नमी के कारण ही ये फफूंद बीज के ऊपर आता है, और ये बीज के ऊपर आने के बाद में अपने आप को जीवित रखने और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बीज का जो भोजन है उसी को ग्रहण करके उसी को खाकर ये जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। तो इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो उसका जो है इनकी संख्या बढ़ जाती है, और दूसरा जो है वो बीज का भोजन जो है वो सीमित मात्रा का भोजन वो भी नष्ट होता है। हाँ? तो और दूसरा जो जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो जब हम इसको अपने खेत में बोएंगे उस समय तो पर्याप्त नमी होगी, तो पहले ये फफूंद उगेगी और वो जो है उगते हुए बीज को, जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ खाकर ये बीज उग रहा है उसको भी ये नष्ट कर देगी, खा जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? यदि वर्षा की संभावना पकते समय है या वर्षा हो जाती है हल्की, या फिर जो है लगातार पकते समय जो है बादल बने हुए हैं, तो आप कटाई के पूर्व जैविक किसान ट्राइकोडर्मा का और अन्य किसान बावेस्टीन या कार्बनडिजिम का जो है घोल बनाकर स्प्रे कर दे और एक दिन रुककर फिर उस फसल की कटाई गहाई करें। तो ये जो फसल के ऊपर जो ये इसके स्पोर या इसके जो बीजाणु आए भी हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये बात आपको समझना होगी कि हमारे जितने भी त्योहार भारत में मनाए जाते हैं सब कृषि के ऊपर आधारित है, और इन त्योहारों की परंपरा को कृषि के साथ में इसलिए जोड़ा गया है कि उसको मनाते हुए हम कृषि के बहुत सारी जो है अनिवार्य कार्यों को कर लेते हैं। पूरे वर्ष भर में केवल एक ही त्योहार ऐसा है जो हम 2 बार मनाते हैं, और वो है नवरात्रि। नवरात्रि में किसान के लिए क्या आवश्यक है, क्या करता है, क्या परंपरा है? वो जवारे बोता है, सीजन के हिसाब से जवारे होता है, और ये जवारे बोना का जो तरीका है या जो पद्धति है ये बीज गुणवत्ता की प्राचीनतम पद्धति है। इसमें जवारे बोने के बाद में एक मंदिर में रख दिया जाता है, 9 दिन तक नित्य उसकी सिंचाई की जाती है। 10वें दिन जब इसको विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो जिसका जवारा सबसे बड़ा और घना होता है, गांव में ऐसी मान्यता है कि देवी माँ उसके ऊपर प्रसन्न है और अगले साल इसके यहाँ पे भरपूर पैदावार होगी। और फिर गांव के बाकी किसान क्या करते हैं, अपना अनाज उसको दे के और उसके अनाज में से थोड़ा अपने बीज के लिए
अदला बदली करें। मतलब जिसमें अंकुरण क्षमता और सीड विगर, बीज की का विगर जिसमें सर्वाधिक है, ऐसे बीज को हम परंपरागत से या त्योहार के रूप में मनाकर इस गुणवत्ता नियंत्रण को प्राचीन काल से चलाए हुए चले आ रहे हैं। किंतु आज का समय क्या है कि आज तो हम आज खरीद के लाए और कल ला के बो दिया। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप बीज को कम से कम 10 दिन पहले खरीद के लाएं, या जो बीज आप बोना चाहते हैं उसको 10 दिन पहले उसका परीक्षण जरूर करें। कैसे परीक्षण करना है? एक बहुत आसान तरीका है। आप पुराना एक मटका लें, उसको ऊपर से तोड़कर या काट कर तगारी नुमा बना लें। बालू रेत या सोन रेत 15 किलो लें, उसको साफ पानी से धोएं। कितना धोना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप स्वच्छ पानी डालें और स्वच्छ पानी ही बाहर निकलने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि रेत धुल चुकी है। अब इस धुली हुई रेत को आप इस मटके में भरें। फिर जितनी भी बोरियां जिसमें आपका बीज रखा हुआ है, प्रत्येक बोरी में से थोड़ा थोड़ा बीज निकालिए। किसी बोरी को नहीं छोड़ना है, सब में से थोड़ा थोड़ा बीज निकालना है और उसको एक तगारी या एक थाली में रख लेना है। अब इस थाली में से आंख बंद करके 100 दाने बीनना है। आंख क्यों बंद करना है? क्यों? क्योंकि आंख हमेशा सुंदर चीजों को ही, अच्छी स्वस्थ चीजों को ही पसंद करती है, और आपको तो हर तरह का बीज बोना है। तो इसलिए इम्पार्शियल या अनबायस होके हम अपना चयन करें। इसलिए आंखों को बंद करके 100 दाने निकाल ले और इन 100 दानों को समान दूरी पर आधा आधा इंच, 1 इंच गहराई में गाड़ के और इसको ऐसे स्थान पर रखें जो नमीदार और ठंडा हो। तो नमीदार और ठंडा हर किसान के घर में एक ही स्थान होता है जहां वो अपने पीने के पानी के मटके रखता है। वहां निरंतर पानी रिसता रहता है, इसलिए नमी भी रहती है और ठंडक भी रहती है। बस वहीं पे आप उसको रख दीजिए। 8वें दिन आप इसमें से जितने भी स्वस्थ पौधे आपको दिखाई दे उसको गिन ले। कोई भी फसल हो, कितना अंकुरण है उसको भूल जाए। कोई भी फसल हो, यदि 80 दाने उग रहे हैं, उसमें से आपने उगे हुए निकाले तो वह बीज बोने लायक है। यदि 70 दाने उगते हैं तो क्या करेंगे आप? यदि गेहूं का बीज है तो उसमें 10% मात्रा बढ़ा दें, मतलब 40 किलो प्रति एकड़ की जगह 44 किलो प्रति एकड़ लें, या 100 किलो प्रति हेक्टर की जगह 110 किलो प्रति हेक्टर लें। इसी तरीके से यदि 90 दाने उगते हैं तो क्या करें आप? 40 की जगह 36 किलो लें, या प्रति हेक्टर के मान से 90 किलो ही बीज लें और आपको पर्याप्त पौध संख्या पूरे खेत में मिलेगी। हमारे जो प्राचीन समय में जो पद्धति अपनाई जाती थी वो कितना साइंटिफिक है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि सर्वाधिक नुकसान जो बीज को होता है वो नमी से होता है। तो जो नवरात्रियां हमारी आती है वो भी इसी हिसाब से आती है कि नमी से जितना नुकसान होने वाला है वो हो चुका हो, उसके बाद हम उसका परीक्षण करें, या हमारे परीक्षण के बाद में नमी की गुंजाइश न्यूनतम। सबसे पहली नवरात्रि आती है चैत्र में। चैत्र के बाद में लगातार तापक्रम बढ़ता जाता है और वातावरण शुष्क होता जाता है, मतलब नमी से प्रभावित होने का कोई गुंजाइश नहीं। तो हम चैत्र में इसका परीक्षण करके 4 महीने बाद उसकी बोनी करते हैं और अंकुरण वही के वही मिलेगा। और इधर बारिश का सीजन खत्म हुआ और कुंवार का महीना लगा और कुंवार की जो है नवरात्रि आती है। मतलब जितना बारिश की नमी के कारण नुकसान होना हो वो हो चुका हो, उसके बाद हम उसका परीक्षण करें और परीक्षण करने के तुरंत बाद उसकी बोनी करें। तो आप देखिए कि हमारे जितने भी प्राचीन परंपराएं हैं वो कितना वैज्ञानिक आधार पर आधारित हैं। नेक्स्ट। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप कोई सा भी बीज कहीं से भी लेके आए हैं, उसको बोनी के पहले जो मैंने एक आसान तरीका बनाया है उस तरीके से परीक्षण जरूर करें और उसके बाद ही अपनी बोनी। अगला शिव सर जी।
पौधे में जल्दी बढ़ने की क्षमता, शुरुआती दिनों में जल्दी बढ़ने की जो क्षमता होती है उसी को वीगर कहा जाता है। अब पहले दिन से तो कोई भी बीज जो है वो उगा है और वो अपना भोजन बनाना तो चालू नहीं कर देता। तो ये जो है गुण उसमें आता कहाँ से? जितना अधिक भोज्य पदार्थ उसके अंदर है उतना जल्दी वो बढ़ेगा। तो ये भोज्य पदार्थ जो है वो आएगा कहाँ से? वो जो बीज हम बो रहे हैं वो जितने बड़े आकार का होगा उसमें उतना ही अधिक भोज्य पदार्थ होगा। अतः बुआई के पूर्व हमें बड़े दानों का ही चयन करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भोज्य पदार्थ उस उगने वाले पौधे को मिले और वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी बड़ा हो सके। नेक्स्ट, जातिगत शुद्धता या आनुवांशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी। किसान को इसके बारे में समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद जानता है कि जातिगत शुद्धता से ही उसके सारे कृषि की शस्य क्रियाएं जो है वो निर्भर करती है। एक साथ बढ़वार होगी, एक साथ फूल आएंगे, एक साथ फल आएंगे, एक साथ पकेगा। यदि जातिगत शुद्धता हर पौधे में एक समान हुई तो एक समान जो है शस्य क्रियाएं करने के बाद में एक साथ कटाई होगी और सर्वाधिक उत्पादन उससे मिलेगा। मगर है ये सबसे कठिन काम। इसमें आपको बुआई से लगाकर कटाई तक सबसे ज्यादा सावधानी रखना पड़ेगी। उसके बाद में जातिगत लक्षणों को पहचान कर भिन्न पौधों को निकालना। अब ये काम सबसे कठिन है। क्यों क्यों कठिन है? कि यदि हम धान की बात करें तो आज की तारीख में 1100 से भी ज्यादा प्रजातियां निकल चुकी, नोटिफाइड हो चुकी है। और जो नोटिफाइड नहीं हुई है मगर बाजार में बिक रही है उनकी भी संख्या लगा ले तो ये शायद 3-4 हजार से भी अधिक प्रजातियां मिले। अब यदि धान का किसान है तो वो कितनी प्रजातियों के लक्षण याद करेगा? या गेहूं का किसान है तो गेहूं में भी जो है आज की तारीख में 550 से ज्यादा नोटिफाइड वेराइटियां हैं। और यदि बाजार में बिकने वाली सभी समस्त प्रजातियों को जो अन्य निजी कंपनियां और सब मिला के बेच रहे हैं उनका यदि हम अंदाजा लगाए तो 2-2.5 हजार से भी अधिक प्रजातियां बाजार में बिक रही। तो एक एक प्रजाति के कैरेक्टर, उसके गुण याद करना, उसको पहचानना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए मैं आपको दो किस्से सुनाना चाहता हूँ। एक तो आप हर गांव में एक मंदिर होता है। मंदिर में 2 तरीके के लोग जो है प्रतिदिन जाते हैं। एक को हम पुजारी कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं भक्त। पुजारी का नित्य निश्चित समय पर जाना और सेवा करना अनिवार्य है, मगर भक्त के लिए यह अनिवार्यता नहीं। जितनी उसकी श्रद्धा हो वो चाहे तो मंदिर के बाहर हाथ जोड़ के और बाहर निकल जाए, चला जाए, तब भी वो भक्त ही कहलाएगा। बहुत ज्यादा उसकी श्रद्धा हो, अंदर जाके पूजा पाठ करवाए और फिर आए, तब भी वो भक्त ही कहलाएगा। उसके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि प्रतिदिन जाओ, उसके लिए यह भी अनिवार्य नहीं है कि कितनी सेवा करें, मगर एक पुजारी के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वो प्रतिदिन जाए और सेवा करे मंदिर में। हमारा किसान अभी आज की तारीख में भक्त है। जिस दिन वो पुजारी बनने को तैयार हो जाएगा वो एक बहुत अच्छा बीज उत्पादक बन सकता है। अब दूसरा जो है, मैं एक और छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। मेरी अपनी आप बीती है और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक गांव में मैं अपने शुरुआती दिनों में गया निरीक्षण के लिए। तो उस किसान के घर पे गया तो उसने कहा कि साहब आप जो है चाय पीते जाइए, फिर अपने खेत में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने चाय पिलाई, मैंने चाय पी। शिष्टाचार के नाते मैंने उससे कहा कि अरे ऐसा स्वाद तो हमारे यहाँ के दूध में नहीं है, इतना बढ़िया है। तो उसने सामने खड़ी भैंस को दिखाया मुझे और बोला कि सर ये इसी भैंस का। अरे मैंने कहा बहुत ही सुंदर भैंस है, बिल्कुल अलग भैंस, बहुत अच्छी भैंस।
मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, जबरदस्ती की तारीफ कर रहा हूँ, मगर किसान बहुत होशियार था, उसने मुझे पकड़ लिया कि ये झूठी तारीफ कर रहे हैं। शाम को जब हम सभी खेतों का निरीक्षण करके वापस उसी के घर पे आए, तो उसने कहा कि साहब अभी आप 10 मिनट बैठिए, चरवाहा जो है सवेरे भैंस को ले गया था, वो अभी वापस लेके आ रहा है, फिर मैं आपको जो है फिर से वही सवेरे जैसी चाय पी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद में देखा कि सामने से बहुत सारी भैंसें चली आ रही। उसने मुझसे कहा कि साहब आपने तो सवेरे मुझसे कहा था कि आपकी भैंस बिल्कुल अलग है, जरा जाके और वहां से मेरी भैंस को यहाँ तक तो ले आइए, या चलो पहचान ही लो। अब मैं तो पसीना पसीना हो गया था। उसका 5 साल का बच्चा दौड़ते हुए गया और वो उस भैंस को पकड़ के ले आया। क्या वो 5 साल का बच्चा उससे ज्यादा होशियार था? जी नहीं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक घर में यदि जुड़वा बच्चे होते हैं तो सबसे पहले उन दोनों में भिन्नता माँ पहचानती, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ देती है। उसके बाद में परिवार की, उसके बाद में आस पड़ोस और मित्रगण, और हमारे सामने तो अचानक आ जाएंगे तो हम उनमें भिन्नता नहीं पहचानेंगे, जबकि थोड़ी थोड़ी भिन्नता तो हर उसमें रहती है। जो मैंने पहला किस्सा सुनाया था और दूसरा किस्सा सुनाया था, यदि अब आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, आप यदि प्रतिदिन खेत में जाएंगे और प्रत्येक पौधे को देखेंगे, तो कुछ समय बाद में आपको वो भिन्न पौधा अलग से ही हाथ हिलाता हुआ दिख जाएगा कि मैं इधर हूं। आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप हजारों किस्मों के गुण धर्म और लक्षण कैसे दिखते हैं वो नहीं याद कर सकते, किंतु खेत में प्रतिदिन जाकर प्रतिदिन देखकर आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे कि भिन्न पौधा कौन सा है और क्यों। तो जिस दिन आप जो है भक्त की श्रेणी से हटकर पुजारी की श्रेणी में आ जाएंगे, उस दिन आप एक बहुत अच्छे बीज उत्पादक बन सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहली बात ये देखिए, दोनों चीजों में अंतर है। बीज उत्पादन और फसल उत्पादन में, फसल उत्पादन में एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस मतलब शस्त्र क्रियाएं होती है, और बीज उत्पादन की एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, ये प्रौद्योगिकी है। इसमें बोनी से लगाकर कटाई तक पूरी में भिन्नता है। भिन्नता क्या क्या भिन्नता है? देखिए, आपको जो है बहुत घना नहीं बुना है, बहुत घना नहीं बुना है, साथ में हर थोड़ी बहुत लाइनों के बाद में यदि जो है गेहूं जैसी नजदीक बोई जाने वाली फसलें हैं तो 10-12 लाइन के बाद में, और यदि सोयाबीन या जो है मक्का ज्वार है तो उसमें जो है वो 5-7 लाइनों के बाद में जो है कम से कम 1 मीटर की जगह खाली छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप घने खेत में तो घूम ही नहीं सकते। तो यदि आपने बोनी का अपना तरीका ही बदल दिया है और खेत को खाली छोड़ छोड़ के यदि आपने बोनी की है, उसमें करना कुछ नहीं है। आपका जो 7 टाइन या 10 टाइन का जो है 9 टाइन का जो सीड ड्रिल है, उसमें बीच वाली टाइन एक बंद कर दीजिए, अपने आप जो है 1 मीटर का या 0.25 मीटर का जो है डिस्टेंस छूट जाएगा। बहुत छोटा सा काम करना है, मगर उस जो गलियारा आपको मिलेगा, वो जो जाने के आने के लिए गलियारा मिलेगा, उसमें आप एक एक पौधे को देख सकेंगे, और एक एक पौधे को जब देख सकेंगे तभी आप उसमें से रोगग्रस्त या भिन्न पौधों को पहचान सकेंगे और उनको अलग कर सकेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपको बोने का तरीका बदलना है। दूसरा, प्रतिदिन जो है खेत में प्रत्येक पौधे को देखना है। आपको जो है, आपने यदि आपका 10 एकड़ आपकी जमीन है तो आप पूरे 10 एकड़ में बीज उत्पादन नहीं करेंगे। आपको जो 10 एकड़ के लिए जो ये या 20 एकड़ के लिए जो बीज की आवश्यकता है, केवल उतने ही क्षेत्र में आपको बीज उत्पादन करना है। तो वो एक छोटे से क्षेत्र में आप प्रतिदिन जाके एक एक पौधे को देख सकते हैं और देख के भिन्न पौधों को पहचान सकते हैं, और भिन्न पौधों को पहचान के उनको निकाल भी सकते हैं। तो ये मैंने इस चित्र के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप जो है बीच में यदि आप मेड़ नाली पद्धति से या रिज बेड पद्धति से बो रहे हैं, तब भी इस तरीके से आप जो है बीच बीच में पास छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट,
ये देखिए, ये वही खेत है। इसका जो है आप पड़वार देखिए, ये पौधा लगभग पुष्प पे आने लग गए हैं इसके। और अभी भी जो है पूरा रास्ता इतना क्लियर है कि आप आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। अगर अन्यथा जो सोयाबीन का खेत होता है उसमें तो जो है किसान भी घुसना नहीं पसंद करता है, और दवाई छींटने के लिए भी बड़ी मुश्किल में मजदूर मिलते हैं क्योंकि सांप का खतरा रहता है। मगर यदि आपका खेत ऐसा है तो आपके खेत में दवाई छींटने वाले भी पहले आएंगे कि वहां तो कोई खतरा नहीं है। ये देखिए अगला भी खेत जो है ये गेहूं का है। गेहूं में भी देख लीजिए आप, ये जो है अब गबोट पे आने वाली अवस्था में आ गई। और ये देखिए कितना यहाँ से वहां तक आपको एक जैसा खेत दिख रहा है। और इस तरीके से जब आप घूमेंगे तो हाथ से आप, यदि चौथी लाइन में भी पौधा है तो उसको खींच के इधर से निकाल सकते हैं, उधर से चौथी लाइन। तो यदि 10 लाइन भी है तो 5-5 लाइन तो दोनों तरफ से आप कवर करते हुए चलेंगे, और सारे भिन्न पौधे आप पहचान भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ज्ञात वंशावली, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है आधार, इसका एक घटक है। और यही चीज एक ऐसी है जो बीज को बीज बनाती है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा यदि आप मेरा परिचय मांगेंगे तो मेरा मुंह है, मुझे बोलना आता है, मैं आपको बोल के अपना परिचय दे पाऊंगा। मैं आपके सामने आके खड़ा हो गया तो आप मेरे को देख के कुछ नहीं पहचान सकते। जब मैंने कहा कि मेरा नाम फलाना है तो आपने कहा कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समुदाय या किस जाति का व्यक्ति है। मैंने अपनी वल्दियत बता दी तो मेरा जो है घर परिवार सब उससे ज्ञात हो जाएगा। मगर बीज तो ऐसा नहीं कर सकता। बीज ऐसा नहीं कर सकता तो फिर उसकी वंशावली हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करती कि जो बोल नहीं सकता उसकी वंशावली कैसे जाने। तो पहली बात तो किसी भी अधिकृत, जो उस कार्य के लिए अधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा पैदा किया हुआ या अधिकृत संस्था है उसके द्वारा तैयार किया हुआ हो, और विधिवत तरीके से पैक करके और मोहर बंद किया हो। अब आपने कोई बीज, प्रमाणित बीज देखा तो उसके ऊपर प्रमाणित टैग लगा हुआ है और थैलियां सील बंद है, तो देखते से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रमाणित बीज है। मतलब उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने अपना परिचय दे दिया। और जैसे ही आपको पता चला कि ये प्रमाणित बीज है तो उसके पिताजी कौन है? आधार बीज है। और उसके पिताजी कौन है? प्रजनक बीज है। और उसके पिताजी कौन है? तो न्यूक्लियस या नाभिकीय बीज है। तो आपको उसकी जनरेशन या 4 वंशों का, 4 पुरानी वंशों का पता लग जाता है। तो इसलिए बीज वही कहलाता है जो अधिकृत या संस्थान या व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ हो और विधिवत तरीके से पैक करके मोहरबंद किया हो। खुला पड़ा हुआ अनाज होता है, बीज नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्लीज। अब जो मैंने बताया उसी को मैं अब आपको अधिकृत कौन व्यक्ति है उसका भी थोड़ा सा एक गाइडलाइंस दे देता हूं। जो नाभिकीय और प्रजनक बीज है, इसके बीज उत्पादन का अधिकार केवल प्रजनक को है। और इस की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है? नाभिकीय बीज के लिए डायरेक्टर फार्म इसका पूरा जो है निरीक्षण करता, अधिकृत निरीक्षण करता अधिकारी होता है। वही अपने प्रतिनिधि को भेजकर इसका जो है मॉनिटरिंग या निरीक्षण करवाता है। प्रजनक बीज के लिए एक निरीक्षण के लिए एक मॉनिटरिंग टीम जो है भारत सरकार ने बनाई हुई है। यह मॉनिटरिंग टीम समय समय पर जाके प्रजनक बीज का मॉनिटरिंग करती है ना। मगर इसके पैदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी या जवाबदारी प्रजनक की। कोई आम व्यक्ति ही प्रजनक बीज नहीं, अधिसूचित किस्मों का प्रजनक बीज कोई आम व्यक्ति नहीं बना सकता। वो अधिकृत प्रजनक या अधिकृत प्रजनक संस्थान ही उस बीज को बना सकती है। किंतु आधार और प्रमाणित बीज जो है कोई भी बीज उत्पादक संस्था, चाहे वो शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, सहकारी हो, निजी हो या स्वयं किसान
अपनी खुद की जमीन पर या अपने सदस्यों की जमीन पर या अनुबंध करके किसानों से उनकी जमीन पर इसका बीज उत्पादन कर सकता है। और इसके मॉनिटरिंग या इसकी गुणवत्ता नियंत्रण का अधिकार किसको है? मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को। नेक्स्ट प्लीज। अब अंतिम घटक जो है वो उसकी हम बात कर लेते हैं। ऐसी बीमारियां जो बीज से फैलती हो और उनका कोई उपचार ना हो, वह आपत्तिजनक बीमारियां की श्रेणी में आता है और हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी रोकथाम कैसे करें? ऐसे खेत या ऐसे बीज का हम चयन बिल्कुल ना करें जो इस बीमारी से ग्रसित है। यदि ये बीमारी एक बार आपके खेत में स्थापित हो गई तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका कोई उपचार आज दिनांक तक ज्ञात नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको आपत्तिजनक बीमारी की श्रेणी में रखा है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो बचाव करने के लिए हमें इन बीमारियों की जानकारी होना चाहिए और इन बीमारियों के लक्षणों की जानकारी होना चाहिए। जब हमें इन दोनों चीजों की जानकारी है तो हम अपने खेत को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। किंतु गलती से ये हमारे खेत में आ गई तो केवल एक ही उपाय बचता है कि हम ऐसे खेतों में बीज उत्पादन बिल्कुल न करें जिनमें ये बीमारी आ चुकी है। अब वो बीमारियां क्या क्या है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट, गेहूं। गेहूं के अंदर करनाल बंड और ईयर कॉकल। करनाल बंड जो है उसमें जो गेहूं का दाना है उसमें जो लकीर वाली साइड है उसकी, उसमें उगने वाली तरफ यदि हम थोड़ा सा सुई से उसको खुरचेंगे तो अंदर से काला काला पाउडर निकलेगा। यह करनाल बंड और किसी अवस्था में आसानी से पहचान में नहीं आती, केवल बीज अवस्था में ही आप केवल इसी तरीके से पहचान सकते हैं। यदि ऐसे दाने जब सीवियर अटैक होता है तो वो पूरा के पूरा दाना पोला हो जाता है और उसमें से जो काला पाउडर बाहर निकल जाता है। यदि आप उत्तर भारत से कोई भी बीज लेके आ रहे हैं तो पूरी सावधानी रखें, उनमें ये बीमारी बहुतायत में आती है। अब तो हमारे प्रदेश में भी थोड़ी थोड़ी आने लगी है, मगर हमने यदि सावधानी नहीं रखी तो हमारे यहाँ पर भी ये स्थापित हो सकती है। तो इसलिए इसको पहचाने। जो भी आप बीज लेके आ रहे हैं थोड़ा सा आप मुट्ठी भर दाने हर उसमें से थैली में से निकालें और उसको बारीकी से देखने की कोशिश करें, घंटे 2 घंटे उसके साथ में बिताएं। और किसी भी बीज में आपको यदि उल्टी साइड में, मतलब जो उस जिसमें उस लकीर वाली साइड है उस साइड से ही यदि आप उसकी दूसरी तरफ जो पीठ वाली साइड है उसमें देखेंगे और वहां काला नजर आता है यदि उगने वाली तरफ, तो वो ये बीमारी नहीं है। और उसको कुरतेंगे तो उसमें से आपको काला पाउडर भी नहीं मिलेगा, वो ब्लैक टिप है। और जो लकीर वाली साइड पे यदि काला पाउडर निकलता है तो ही वो करनाल बंड, दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझिए और यदि उत्तर भारत से बीज लेके आ रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उसको जांचने के बाद ही बोने का फैसला करें, अन्यथा उस जहां से बीज लाए हैं वहीं वापस जाए। दूसरा, ईयर कॉकल, ये नेमेटोड की वजह से होती है और उसमें दाना बहुत कड़क और हल्के से भूरे रंग का हो जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसकी समस्या बिल्कुल नहीं, किंतु बाहर से आने वाले, उत्तर भारत से आने वाले बीज में
यह समस्या है। और ये नेमेटोड एक बार आपके जमीन में आ गया, स्थापित हो गया, तो फिर आपको ये गेहूं बोना छोड़वा के ही रहेगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा इन बीमारियों के बारे में सजग रहने की आवश्यकता है। ऐसे ही धान, धान में पेडीबंड है। पेडीबंड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको आप जो है फूल आने की अवस्था में भी पहचान सकते हैं। जब आप ऐसे खेत में से निकलेंगे तो आपको धान के फूलों की खुशबू के स्थान पर सड़ी हुई मछली की गंध आए तो समझ लीजिएगा कि ये बंट की बीमारी इस खेत में आ चुकी है। और इसमें भी वही है कि उसका जो कड़क छिलका है उसको जब आप किसी सुई से कुरेतेंगे तो अंदर से काला पत्ता निकल के बाहर। और इसका भी कोई उपचार नहीं। तो उपचार नहीं है तो क्या है? सावधानी ही है एकमात्र उपचार। ज्वार और बाजरा दोनों में अर्गट, जहां पे फूल की अवस्था में आपको शुगरी डिजीज दिखे वहां पे ये अर्गट की संभावना पूरी पूरी है कि वो जो है आगे चल के उसमें जो दाने थोड़े बहुत बने हैं वो अर्गट में मतलब बहुत ज्यादा बड़ा और कठोर हो जाएगा। ये 4 ऐसी फसलें हैं जिसमें ये आपत्तिजनक बीमारियां हैं और ये इनके प्रति आपको सजग और जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें से गेहूं और धान ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गेहूं और धान इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्वार और बाजरा का बीज उत्पादन हमारे यहाँ पर नगण्य है या नहीं के बराबर। मगर गेहूं और धान का हमारे यहाँ पे बहुतायत में बीज उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा बीज की हमें इसी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसके प्रति सजग और सतर्क होना बहुत जरूरी है। अब किसान इन सब बातों से समझ गए होंगे कि उन्हें अपना बीज बनाना क्यों आवश्यक है। कहीं गलती से भी यह बीमारी में से कोई एक बीमारी आपके खेत में आ गई तो जो सालों की आपकी मेहनत है वो सब पानी में चली जाएगी। और प्रतिफल ये होगा कि आगे चल के जब इसका जो इन बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको इन फसलों की खेती बंद करना पड़ सकती है। तो ऐसी नौबत आए उसके पहले हर किसान से यही अनुरोध है कि वो अपना स्वयं का बीज कम से कम बनाना चालू। नेक्स्ट। अब आपको यदि स्वयं का बीज बनाना है तो कहीं से तो बीज खरीद के लाना पड़ेगा। जैसा अभी प्यासी जी ने कहा कि ब्रीडर सीड आप ले आइए, थोड़ा सा मिले तो वो थोड़ा सा ले आइए, बिल्कुल सही बात है। आपको जहां से भी ऑथेंटिक सोर्स जो है वो जुनाइन होना चाहिए। ऐसे जुनाइन सोर्स से यदि आपने थोड़ा सा भी बीज खरीदा है तो बीज खरीदने के बाद में आप से बिल अवश्य लें। बिल में फसल किस्म और किस श्रेणी का बीज है उसमें टैग या लेबल जो लगा हुआ है उसका नंबर भी अंकित करवाए और उसका लाट नंबर भी निश्चित रूप से अंकित करवाए। ठीक है। दूसरा हाँ, दूसरा जो है इस बीज को खरीदने के बाद में आपको इन सब बोरियों और टैग को सुरक्षित रखना चाहिए। हाँ, बोरी यदि आपने जो है प्रमाणित या आधार बीज खरीदा है तो आपको उसमें प्रमाणित में सफेद रंग का टैग मिलेगा, आधार में सफेद रंग का टैग मिलेगा, प्रमाणित में नीले रंग का टैग मिलेगा। प्रजनक बीज आपने खरीदा है तो उसमें पीले रंग का एक लेबल लगा हुआ मिलेगा। तो जो भी आपने बीज खरीदा है वह बीज तभी कहलाएगा जब वह ये जो टैग है या लेबल है ये उसके ऊपर सिले हुए हो और वो बोरिया मोहर बंद।
मोहर बंद कौन करेगा? जो अधिकृत व्यक्ति है वही करेगा। वो ये प्रमाणित कर रहा है कि ये प्रमाणित बीज है, वो ये प्रमाणित कर रहा है कि ये आधार बीज है, वो ये प्रमाणित कर रहा है कि ये प्रजनक बीज है। तो ये उसका दायित्व है कि वो उसको आपको सील करके ही दे, बोरिया मोहर बंद करके ही दे। नेक्स्ट प्लीज। अब बीज तो आपने खरीद लिया, सब चीजें भी देख ली, अब उसको लेके आए। अब जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम आपको 10 दिन पहले खरीदना है और उसका अंकुरण जांचना है। कोई सा भी बीज हो, प्रमाणित हो, आधार हो, टीएल हो, या किसी अन्य किसान से लिया हुआ बीज हो, या स्वयं का बीज हो, हर बीज को कम से कम 10 दिन पहले खरीदना है। 10 दिन पहले क्यों खरीदना है? क्योंकि हमको उसका अंकुरण परीक्षण करना है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है अंकुरण परीक्षण की, मगर उन 10 दिनों तक उसको कहीं तो रखेंगे। तो क्रय करने के बाद में इस बीजों को नमी वाले स्थान पर या रासायनिक खाद के साथ बिल्कुल भंडारित न करें। रासायनिक खाद में से जो फ्यूम्स निकलती है, जो बास आती है उसकी, वो इन बीजों को भी मारती है साथ। तो इसलिए उनके साथ बिल्कुल भी भंडारित न करें। अलग अलग किस्मों का बीज अलग अलग भंडारित करें। यदि आप एक से अधिक किस्मों का बीज तैयार कर रहे हैं तो उनको अलग अलग भंडारित करें, नहीं तो 2 किस्में मिल जाएंगी तो आपकी आनुवांशिक शुद्धता आपने ही खत्म कर दी। भंडारण के समय यदि बोरियों में से कोई बीज फट के नीचे गिर जाता है या किसी कारण से नीचे गिर जाता है तो वो उस गिरे हुए बीज को वापस थैली में न डालें, उसको अलग कर दें। थोड़ा सा बीज कम भी हो जाएगा तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यदि वहां पहले से ही कुछ बीज पड़ा हुआ हो जो उसके साथ में मिल गया हो तो वो आपके अंदर बीज के अंदर मिश्रण जरूर पैदा कर देगा। इसलिए सावधानी बहुत नितांत आवश्यक है। बोनी से पहले बीज को कल्चर और फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें। साथ ही बीज फसल बोने व बीज तैयार करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन किसी भी वैज्ञानिक या जो भी उचित व्यक्ति आपको लगता है उससे जरूर लें, है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि फसल पैदा करने के लिए तो शस्त्र क्रियाएं या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, मगर इसके लिए प्रौद्योगिकी मतलब बीज पैदा करने के लिए टेक्नोलॉजी लगती है। तो पहले दिन से आपको उसका संपूर्ण जानकारी हो यह आवश्यक नहीं है। आप जो है अधूरी जानकारी से भी पैदा कर पाएंगे, मगर थोड़े प्रयास से ज्यादा मात्रा में अच्छे से अच्छा बीज तैयार करने के लिए आप यदि समय समय पर मार्गदर्शन ले सके तो ज्यादा उचित। धन्यवाद। नेक्स्ट, बोनी के समय क्या क्या सावधानी रखना है हमें? जिस सीड ड्रिल से आप बोनी करना चाहते हैं उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें, क्योंकि हो सकता है कि पहले किसी दूसरी किस्म का उसने उसी फसल की दूसरी किस्म का बीज बोया हो, फिर आप लेके आ गए तो थोड़ा बहुत बीज उसके अंदर बचा हुआ हो तो वो मिश्रण हो जाएगा, है ना। खाद और बीज को साथ में मिला के न बोएं। हमेशा खाद बीज से 2 इंच नीचे गिरना चाहिए। बीज बोते समय पृथक्करण दूरी, एक निश्चित दूरी की आवश्यकता होती है जिसे हम पृथक्करण दूरी कहते हैं। मतलब यदि हमने सोयाबीन बोया है तो उसके 5 मीटर तक चारों ओर सोयाबीन नहीं होना चाहिए। उस बीज प्लॉट के चारों तरफ सोयाबीन नहीं होना चाहिए। गेहूं बोया है तो उसमें 3 मीटर का है। आप तो मोटा मोटा अंदाज लगाए कि जो भी आप बीज उत्पादन के लिए बीज बोना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, उसके उस क्षेत्र के चारों तरफ 5 मीटर तक वो फसल नहीं होना चाहिए। मतलब सोयाबीन को छोड़कर आप दूसरा कुछ भी फसल, मक्का लगा दीजिए, ज्वार लगा दीजिए, अरहर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, सोयाबीन नहीं होना चाहिए 5 मीटर तक। यदि गेहूं लगाया तो गेहूं नहीं होना चाहिए। आप चना लगा सकते हैं, अलसी लगा सकते हैं, दूसरी रबी की कोई भी फसल लगा सकते हैं उस 5 मीटर के घेरे में, मगर न्यूनतम चारों तरफ 5 मीटर की दूरी आपको बीज के चारों तरफ छोड़ना चाहिए। यदि
एक से अधिक किस्मों का, आप एक ही फसल की एक से अधिक किस्मों का बीज उत्पादन ले रहे हैं, तब भी हर किस्म के लिए आपको ये पृथक्करण दूरी रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट, ये अपन पहले ही मैं बता चुका हूं कि उसका अंकुरण जांच ले, और बीज दर कितनी बोना है ये अंकुरण प्रतिशत के आधार पर ही तय करें। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि 10% से भी ज्यादा गिरावट उसमें दिखती है आपको, यदि मैंने जैसा बताया कि 80%, 80 दाने उगना ही चाहिए और 70 उगे तो आप 10% बढ़ा देंगे, मगर 60 उगे तो क्या करेंगे, वो बीज के लिए उपयोग करने लायक नहीं है, उसका बीज में उपयोग ना करें, है ना। केवल 10% कम या ज्यादा पर ही आप सीड रेट एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कम होने पर वो बीज के लिए उपयोग करना है। हर 10-15 लाइनों के बाद 3 फुट या 1 मीटर की जो है खाली जगह अवश्य छोड़ें। आपके उत्पादन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर इससे आपको बीज की शुद्धता बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। कृषक बीज फसल के साथ साथ अन्य फसलों को मिश्रित कर न बोए। यदि आप बोएंगे तो क्या होगा, आप प्रत्येक पौधे को फिर नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसलिए सोलो क्रॉप या सिंगल क्रॉप या एक ही फसल उस बीज प्लाट की बोए, ठीक है। बीज बोने के बाद में खाली थैली, टैग, लेबल, ये सब चीजें आप संभाल के रखिए। किसी भी तरह की विसंगति आने पर यही आपकी मदद करेगी। नेक्स्ट, अब जैसा मैंने कहा है कि आपको प्रतिदिन जो है खेत का निरीक्षण करना है। जब आप खेत का निरीक्षण करेंगे तो 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन बाद में आपको भिन्न पौधे या रोगग्रस्त पौधे दिखाई देने लगेंगे। जिस भी अवस्था में आपको ये भिन्न पौधे दिखाई दें, उसी अवस्था में उसको निकाल के नष्ट करना है, निकाल के नष्ट करना है। यदि पशु के खाने लायक फसल है वो, तो निकाल के उसको पशुओं को खिला दें, और यदि पशु के खाने लायक फसल नहीं है तो आप उसको किसी गड्ढे गड्ढे में गाड़ दें, या आप अपने खाद के उसमें गड्ढे में उसको डाल दें, है? ये बीज स्रोत मैंने कहा था आपको कि लेबल, टैग, थैलियां, ये सब संभाल के रखना। जब भी कभी आवश्यकता होगी तो बीज स्रोत के सत्यापन के लिए ये काम आती है, इसीलिए इनको संभाल के रखना अति आवश्यक है। आपको अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए सारी कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर सारी शस्य क्रियाएं, जैसे खरपतवार नियंत्रण, जल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, सब करना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का बीज आप तैयार कर सकें। ये फिर से मैंने वही बात लिखी है कि बीज फसल का निरीक्षण कार्य कृषक द्वारा प्रतिदिन ही करना चाहिए, ताकि भिन्न पौधों को सुगमता से पहचान कर रूटिंग की जाना सुनिश्चित हो सके। कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग ना करें। यदि गहाई के समय जो है दाना ज्यादा कट रहा है तो आरपीएम उसका और कम कर दें, कम करके 300 से 400 आरपीएम पे ले आए, ताकि कम से कम दाने उसके टूटे। बीज को साफ तारपोलिन, आप फर्श नीचे जमीन पे फैला के ना सुखाएं, बीज को साफ तारपोलिन पर फैलाकर ज्यादा से ज्यादा सुखाएं, और जब उसकी नमी 12% से भी कम रह जाए तभी उसको भंडारित करें। यदि गहाई वह सुखाते समय असावधानीवश कुछ बीज यदि नीचे गिर जाए, फर्श पर फैल जाए, है, तो उसको वापस से बीज में न मिलाएं, उसको आप अपने अनाज में मिला दें, है। और इन बीजों को साफ, सूखे हुए और स्वच्छ बोरों में भरें, और उस पे फसल और किस्म अनिवार्य रूप से अंकित कर दें, ताकि आपको किसी भी तरह का भ्रम न हो भविष्य में। धन्यवाद, आपने इतने शालीनता से मुझे सुना। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री प्रणव सर। मैं आग्रह करूंगा कि आपके जो भी सवाल हों, जितने भी यहाँ पे लोग इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे थे, आज की चर्चा से संबंधित जिसके भी सवाल हों आप चैट बॉक्स में भी लिखिए, और आपके माइक ऑन किए जा रहे हैं तो आप परिचय देते हुए अपना तभी सवाल रखिए। पंकज जी खंडवा से, आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आप जो भी चैट बॉक्स में सवाल हो उसे कृपया रखते जाएं। जी भैया। सर अरविंद जी का एक प्रश्न है, नवादा बिहार से है अरविंद जी। अरविंद जी पूछ रहे हैं कि एक बार यदि मैंने बीज बना लिया तो मैं उस बीज का कितने समय तक उपयोग कर सकता हूं, या उसका कितनी बार बारंबार उसका उपयोग कर सकता हूं मैं? सर उनका प्रश्न है। देखिए, बीज बनाना एक बहुत जटिल और बड़ी प्रक्रिया है, वो हम फिर किसी दिन उस पर चर्चा करेंगे कि बीज, ये तो हम जो है अपने खेती के लिए जो बीज अगले वर्ष उपयोग में लाना चाहते हैं, उसको जब तक आप उपयोग कर सकते हैं, कम से कम 3 से 4 जनरेशन तक तो बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मगर उसमें शर्त यही है कि उसमें भिन्न पौधे या बेजोड़ पौधों की संख्या 1% या 2% से अधिक न हो। जैसे ही उसकी जो है भिन्न पौधों की संख्या 2% से अधिक होती है तो वो फिर बीज के लायक, बीज में उपयोग करने लायक बिल्कुल नहीं है। जी सर। पंकज भाई एक प्रश्न मेरा है पूछने का। जी सर पूछिए। सर नमस्कार, मैं विकास पटेल जिला होशंगाबाद से हूँ सर। जी। सर जैसा आपने बताया था, चूंकि मैं थोड़ा लेट सेशन में आ पाया, पर यूट्यूब पर देख लूंगा। तो सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया था कि जैसे अपन बोनी करते हैं तो एक चांस उसकी बंद कर देना चाहिए, तो वो आपने उसमें बीज उत्पादन के संबंध में था। अपन जनरली ऐसे भी यदि बिना बीज उत्पादन में भी यदि एक चांस बंद कर दें तो कोई उत्पादन पे फर्क पड़ता है उसका? नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जी सर। हवा और हवा की आवश्यकता, जिसे हमें हम बाहर अभी छटपटा क्यों रहे हैं? जी सर बिल्कुल सर। कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं, छटपटा इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमको नहीं कमरे मिल में रही। बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सर। ऑक्सीजन की जितनी हमें आवश्यकता है उतनी पौधों को भी आवश्यकता है। आप यदि सोयाबीन की खेती करते होंगे तो जब आप मेड़ों पे घूमते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक एक पौधे पर 100 फलियां लगी हुई। बिल्कुल सर। 100 फलियों का मतलब यह होता है 200 दाने। हाँ, और मेड़ पे ही ज्यादा दिखती है वो चारों तरफ, बीच में और तो रहती यदि, ही नहीं। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि इतना पूरे खेत में इतनी फलियां लग जाए तो 100 कुंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन आएगा। बिल्कुल सर। हमको तो जो है 10 कुंटल भी नहीं मिल रहा है। हाँ जी तो सर, इसका समझ गया मतलब सर। है हाँ। हाँ सर, एक प्रश्न और था सर। आपने बताया कि जैसे अपने बीज का जो वो बोरी में रखते हैं अपन, तो प्लास्टिक की बोरी में रखना है, जूट की बोरी में, या फिर आजकल जो टीन की वो आ रही हैं बड़ी बड़ी भरने की टीन वाली, तो उसमें रखने से क्या जरूर? देखिए, कोई इसमें भी थोड़ा सा बता फसल, दीजिए। कोई सा भी फसल हो, यदि आप उसको जूट की बोरी में रखते हैं तो उसमें श्वसन क्रिया जो है वो आसानी से हो पाती है ना? जी सर। आसानी से हो पाती है। तो आपने जो है उसका 12% या 10% मॉइस्चर रहा और फिर भी भर दिया तो चलेगा। मगर यदि आपको टीन की बोरियों में, टीन के कंटेनर में भरना है तो उसका मॉइस्चर, जो आर्द्रता है वो 8% तक नीचे ले जाना पड़ेगा। ओके उसमें सर। क्या होगा कि वो सो जाएगा, बीज सो जाएगा, उसकी श्वसन सुषुप्त क्रिया जीरो हो जाएगी, सुषुप्ता अवस्था में बोलते हैं सुषुप्त जैसे। अवस्था में चला जाएगा। और बिल्कुल। फिर आप उसको एक लंबे समय तक
उसमें जो है स्टोर कर सकते हो। हम उसके लिए कहते हैं कि एयर टाइट कंटेनर में यदि आपको रखना है तो जी आपको 8% से मॉइस्चराइजर कम रखेंगे। मॉइस्चर लेवल करना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विकास जी का पूर्ण पंकज, परिचय है सर कि आप जो है मध्य प्रदेश में इंस्पेक्टर पद पे पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और अच्छा, कृषि में बहुत विशेष रुचि रखते हैं। वेरी गुड। पंकज आप जी को सभी का नेक्स्ट माइक सवाल। ऑन कर देंगे। हाँ जी, सर श्री नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर योगेंद्र कौशिक अजड़ा उद्धव जी। जी 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 योगेंद्र जी बोलिए। बहुत सारगर्भित जानकारी। और ये करनाल बंट न आए क्या? हम गेहूं जो अनुसंधान संस्थान करनाल से जो बीज लाते हैं क्या उसमें करनाल बंट होता ही है या ऐसा कोई जरूरी नहीं? नहीं 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 सर, जो उत्तर भारत में करनाल बंट अधिकांश क्षेत्रों में फैल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये करनाल का जो केंद्र है वो पूरा का पूरा इससे ग्रसित है। करनाल का केंद्र जो है वो चूंकि सबसे पहले ये करनाल के केंद्र वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उसका नाम करनाल बन रखा है। उसका उस केंद्र से कोई दूसरा संबंध नहीं है। हाँ वही तो करनाल वंट, करनाल वंट। जी 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 मैंने करनाल में सबसे पहले इसको पहचाना गया था, इसलिए इसका नाम करनाल बन रखा है। उस हाँ केंद्र से इसका कोई संबंध नहीं। हाँ वही तो मैंने कहा कि सर करनाल से मैं अक्सर बीज लाके बोता रहता हेलो हूँ। ये सर नमस्कार। माइक किसका है? हेलो। हेलो सर नमस्कार। हाँ हाँ जी, हाँ नमस्कार। जी, बोलिए अपना सर परिचय देकर। उमेश पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर एमपी से। जी सर हम खरीफ में सोयाबीन लगाते हैं तो सर जो हमारा पुश्तैनी बीज है जो हम बोते हैं बार बार वही, तो क्या जी हमें प्रमाणित संस्था से पहले बीज खरीद कर उसको बीज में कन्वर्ट करना है कि आगे कि हम इस बीज को देखिए, ही? आपने पुश्तैनी बीज के शोधन की एक अलग प्रक्रिया है, वो हम फिर किसी दिन इसी वेबिनार के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे कि यदि आपके पास में पुश्तैनी बीज है तो उसका शोधन कैसे करें और फिर उसका बीज उत्पादन कैसे करें, उसकी हम एक अलग से चर्चा करेंगे। मगर हाँ, यदि आप प्रचलित प्रजातियों का बीज जो है, जो कि ऑलरेडी जिसका शोधन कार्य जो अनुसंधान केंद्रों द्वारा किया जा चुका है का बीज आप अपना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये मैंने प्रक्रिया बताई। हेलो हाँ जी, पूछिए सर सवाल। नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल सीड ट्रीटमेंट में तरह तरह के केमिकल यूज करवाते हैं, कंपनियां भी तरह तरह के टेक्निकल लेके आई है, जिससे कि आज अगर सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो जो 1-2 महीनों में फसलों में आने वाली जो बीमारियां हैं वो उसकी रोकथाम के लिए, तो क्या सर वाकई ऐसा होता है क्या? मतलब कि आज अपन जो टेक्निकल यूज कर रहे हैं, जो कंपनियां बता रही है उस हिसाब से अपन जो सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आगे मतलब 100% वो बीमारियां नहीं आएगी, ऐसा होता है क्या सर? अनुरोध है आपका परिचय भी दीजिए, साथ सवाल के साथ ही आपका परिचय जरूर बता दिया कीजिए। सर मैं गोविंद गोलिया अपने देवास जिले के सतवास तहसील से। अब गोलिया जी, इस विषय में तो वो किस केमिकल से ट्रीट करने पर कौन सी बीमारी की रोकथाम की बात कर रहे हैं, जब तक आप वो क्लियर नहीं बताएंगे तब तक मैं कैसे बताऊंगा कि वो बीमारी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। सर जैसे थायोमेथोक्सम वगैरह से ट्रीटमेंट करवाती है कंपनियां। किस और बीमारी के लिए? वो जो अंदर लगता है ना, मतलब सूट बोरर वगैरह के लिए जो लाल इलियां लगती व्हाइट है। फ्लाई, व्हाइट फ्लाई। हाँ कुछ व्हाइट फ्लाई वगैरह। थायोमेथोक्सोम था- सकिंग पेस्ट के लिए ही होता है, कीड़ों के लिए है, और रस चूसने वाले कीड़ों के लिए खास तौर पर। हाँ मतलब बहुत सारे टेक्निकल आ गए हैं। हाँ, मगर इसकी भी एक सीमा है, ये जो है 2 महीने तक इफेक्टिव नहीं रहेगा। अच्छा 1 महीने, कुछ कंपनियां 1 महीने 45 दिन बताती है।
ठीक है, बीज उपचार एक जो है शुरुआत के आपके अंकुरण के साथ साथ आपके जो पौधों में है उसमें ओज को मेंटेन करता है और प्रारंभिक अवस्था में जो है 40-45 दिन तक आपके पौधों को सुरक्षित रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अतः बीज उपचार करके ही खेती की जाए ये आवश्यक। ठीक है, अगला प्रश्न। सर चैट बॉक्स से ले क्या प्रश्न? हाँ ले। नमस्कार सर। ठीक है, प्रतिभागी कृपा कर अपना नाम बताएं और परिचय दें, उसके बाद स्वदेश, मैं नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ, स्वदेश कोठारी। जी सर, प्रश्न रखें। नमस्कार सर, मैं सर ये पूछ रहा था कि अरहर जो हाइब्रिड आते हैं, अरहर है, गेहूं है, हाइब्रिड वगैरह आते हैं, अरहर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। बीज अगर अपन बनाते हैं, मान लीजिए वो हाइब्रिड बीज जो रहता है, तो उसके उत्पादन में क्या फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, हाइब्रिड बीज उत्पादन बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया है। ये तो हमने एक सामान्य किसान के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये प्रथम कड़ी बताई। हम अगली बार जो है हाइब्रिड बीज कैसे बनाएं, फसल वार जो है उसको, उस श्रृंखला को भी लेंगे, मगर वो एक हाइब्रिड बीज जो रहता है सर, उसका बीज बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कोठारी जी, कोठारी जी, बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। यदि पहले सीख लें, समझ लें कैसे बनाया जाता है। कोठारी जी, आपने जो दो फसलें ली हैं, पहली अरहर है और दूसरी गेहूं है। गेहूं में आज तक संकर बीज तैयार नहीं हुआ है और हमारे वैज्ञानिक लोग जो है प्रयासरत हैं तो गेहूं में संकर बीज तैयार करने का के लिए। ठीक है, आज तक उसका कोई संकर बीज नहीं तैयार हुआ है। बहुत पहले मैको ने 70-70 करके प्रथम करके बनाया था, जो कि बाद में जो है फेल हो गया था। तो लेकिन क्या है, वो कंपनियां लिख के देती है ना सर, हाइब्रिड बीज लिखा रहता है उन लोगों का। नहीं लिखती हैं, आप समझते हैं, लिखती नहीं है, कोई नहीं लिखता है, आप समझते हैं और आपका व्यापारी आपको बताता है। एक्चुअली क्या है, हमारे किसान वर्तमान समय में वही समझ रहे हैं जो उनका व्यापारी और या नियरेस्ट डीलर बताता है। वैज्ञानिकों की या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बातों को अनदेखा करके और आप लोग व्यापारी की दी हुई बात को ज्यादा आसानी से समझते हैं, और यही कारण है कि वो आपको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी को संकर बीज के रूप में प्रचारित करता है और आप ये मानते हैं कि उससे उत्पादन बढ़ेगा और उसके लिए महंगा बीज खरीद के आप जो है करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। अरहर में जो प्रजाति है, सुनिए हमारी बात को। जी हाँ सर। अरहर में संकर बीज बन चुका है और उसकी प्रजातियां उपलब्ध भी हैं, पर वो उसमें जो है अधिकांश बीज जो है इक्रिसैट जो आंध्र प्रदेश का है में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, वहां के माध्यम से है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाला ना ही गेहूं हाइब्रिड है और ना ही जो है आपकी अरहर हाइब्रिड है, सब जो है ओपन पॉलिनेटेड है। अच्छा सर, यानी इसका मतलब जो अपन जो हाइब्रिड अपन जैसे दुर्गा नॉर्मल सीड्स के आते हैं सर। हाँ, ये दुर्गा वगैरह हाइब्रिड नहीं है। अगला प्रश्न। पंकज जी देखिए, किसी का हैंड रेस है क्या? नहीं तो चैट बॉक्स से ले लीजिए आप। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए, सवाल पूछिए। सर मैं अनिल गुर्जर, हरदा जिले पोखरनी गांव से। हाँ जी, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ट्राइकोडर्मा और पीएचडी कल्चर किसी रासायनिक मतलब इनसे सीड ट्रीटमेंट करा जाए, और जो हम जब सीडील से बोते हैं तो डीएपी वगैरह मिलाते हैं, रासायनिक खाद जाता है, तो वो जब जमीन में जाता है तो वो वर्क करता है और कितने टेम्परेचर तक वर्क करेंगे वो बैक्टीरिया? देखिए, दोनों को तो मिला के तो बिल्कुल बोना ही नहीं है। बीज और खाद एक दूसरे के यदि साथ साथ रहते हैं तो दुश्मन है, दूर दूर रहते हैं तो बहुत अच्छे दोस्त। हाँ, दूर दूर रहते हैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ साथ रहते हैं तो दुश्मन है। तो इसलिए बीज और खाद को साथ में मिला के तो बिल्कुल बोना ही नहीं है। पर सर यदि हम जैसे मूंग का देखा जाए, मूंग हमको जैसे 1 एकड़ में 10 से 15 किलो डालना है। हाँ, अब सीडील में उसका गाला बन नहीं सकता। हाँ,
तो उसका गाला कैसे बनाए, क्या डालें फिर? मोटी रेत मिला दो ना रेत से, और फिर खाद को देने की विधि फिर ऊपर से दे, फिर पानी लगाएं, ऐसा कुछ करें? रेत के बजाय वर्मी कंपोस्ट भी मिला आप सकते जब हैं। खेत की तैयारी कर रहे हो ना, हाँ, खेत की तैयारी करने में जो आखिरी बार ट्रैक्टर चलाते हो उसके पहले आप जो है सीड ड्रिल चला के और खाद की बोनी कर दो। अच्छा। हाँ, यदि हाँ 4 इंच गहराई पर खाद पड़ा हुआ है तो वो हाँ। महीने भर तक भी बिना डिस्टर्ब हुए वैसे के वैसे ही वही पड़ा रहेगा। हाँ, जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक वो कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा। तो छींटना तो है ही नहीं, न छींटना है और न मिला के बोना है। बोना है दोनों को, मगर अलग अलग बोना है। अच्छा अच्छा। यदि आपके पास में सिंगल पेटी की सीड ड्रिल है तो पहले जो है खाद बो दो, उसके बाद में जो है यदि आप गेहूं बो रहे हो तो क्रॉस में भी जो है बो सकते हो, और यदि सोयाबीन बो रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आपने खाद बोया उसी डायरेक्शन में आप जो है वो बीज भी बो दो। यदि अच्छा 4 इंच इधर उधर भी होगा तो ये जड़ें पहुंच जाएंगी खाद तक, तो सब ले लेंगे, उसकी चिंता अच्छा। ना करें। और एक चीज ये पूछ रहा था, जैसे डीएपी है इसका अल्टर, जैसे अभी जैविक में मैं वो उसको देखता हूँ, जैसे वो कौन सा खाद है, कौन सा है? प्रोम 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 है। ये, हाँ प्रोम, तो ये पूरा इफेक्टिव उसके डीएपी के कंपेटिबली है पूरा का पूरा? देखिए, जैविक का पहला जो सिद्धांत है वो हर चीज आपको स्वयं को बनाना है, खरीद के नहीं लाना है। नहीं, जैसे ये प्रोम वगैरह मार्केट के हैं, ये इफेक्टिव है? देखिए ये वो क्या बना रहे हैं वो ना हाँ। आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, अच्छा अच्छा। और ना उसका कोई टेस्टिंग किट है, ना उसका हाँ कोई टेस्टिंग हो सकता है, तो फिर आप हाँ कैसे कंपैरिजन करेंगे? हाँ। तो जैविक का पहला सिद्धांत है कि जो आपको देना है वो आपको तैयार करना है खुद में। तो फिर सर किसान मेरा मार्केट से से खरीद के ही यदि हमें खेती करना है तो आज जो खेती कर रहे हैं वही करते रहे ना, फिर जैविक पे क्यों आ रहे हैं हम? अच्छा। हमें स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए हमें जैविक खेती करना है। पर सर अब मार्केट पे डिपेंडेंसी खत्म करना है। हाँ, उसके लिए तो गाय और जानवर की बहुत अधिक जरूरत है, वही जब तक नहीं रहेगी जब तक जैविक पे अपन जा नहीं पाएंगे। मेन चीज तो गाय और जानवर की अधिक जरूरत नहीं है, समुचित आवश्यकता है, और उसका प्रबंधन अति आवश्यक है। केवल एक गाय से आप 4 से 5 एकड़ की खेती कर सकते हैं। कितनी खेती है आपकी? देखिए, आज सभी से विशेष अनुरोध यह है कि जब भी आपका कोई टॉपिक पे एक डिस्कशन चल रहा हो तो सिर्फ उसी दिशा में ही आप सवाल रखिए। बलराम संदेश अपने अपने समय पे लगातार पहले भी करी है ऐसी वेबिनार, और आगे भी करेगी। जिस विषय पे चल रहा हो, आज का विषय है उसी से संबंधित कैसे बनाए, तो इससे संबंधित सवाल ही रखिए आप। अब विशेष अनुरोध ये है, आपका परिचय दीजिए, अन्य कोई भी हो, और आप सवाल रखिए। पंकज जी नेक्स्ट चैट बॉक्स जी सर। जी सर। सर अन्नू कुशवाहा जी हैं गाडरवाड़ा से, इनका प्रश्न है जिस तरह से हम अनाजों का बीज बना सकते हैं, क्या उसी तरह हम सब्जी का बीज भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यदि संकर किस्म नहीं है तो हम बिल्कुल बीज बना सकते हैं। संकर सब्जियों के संकर बीजों के लिए आपको थोड़ा सा पहले सामान्य बीज बनाना सीखना पड़ेगा, तब उसके बाद में फिर आप संकर बीज बनाने के लिए जी सक्षम हो पाएंगे। सर इसी से संबंधित एक प्रश्न और है, सुशील पाटीदार जी है मंदसौर से। सर उन्होंने पूछा है, सब्जी के बीज के पैकेट के ऊपर जो F1 लिखा होता है, सर वो उसका क्या अभिप्राय है? मतलब वो हाइब्रिड सीड है इसलिए लिखा है, मतलब वो देखिए, प्राइवेट कंपनी क्या लिख रही है क्या दे रही है इसकी कोई गारंटी नहीं। ये कार्यशाला या ये जो हमने वेबिनार का आयोजन किया है वो इसी उद्देश्य से किया है कि आप आत्मनिर्भर बने। क्या आप जानते हैं कि सब्जियों में ऐसी प्रजातियां
हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान केंद्रों से निकाल दी है, जो संकर किस्मों के बराबर उत्पादन देने में सक्षम है। और अधिकांश जो है प्राइवेट कंपनियां उन्हीं बीजों का संवर्धन करके हाइब्रिड F1 आगे लिख के या संशोधित लिख के और उसको किसानों को महंगे दामों पर बेच रहे हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, यदि मिर्ची का 1 किलो बीज यदि आप देखने जाएंगे देखेंगे तो वो 60 रुपए किलो का है यदि किस्म का बीज है तो, और यदि वो हाइब्रिड के नाम से बेचेंगे तो 60,000 रुपए किलो में बेचेंगे। जी सर, आया कि नहीं समझ में? तो इसलिए जी जो सर। है और अधिकांश जो वेजिटेबल है उसके अंदर आउट क्रॉसिंग बहुत ज्यादा या क्रॉस पोलिनेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके बीज बनाने की एक अलग विधि है, एक अलग प्रक्रिया है, वो किसी अन्य दिन हम फिर उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और यदि किसी किसान ने कोशिश भी की स्वपरागित जैसा बीज बनाने की, तो आसपास से जो पराग आके उसको दूषित कर रहा है, उससे अगले साल जब वो अपने स्वयं का बीज बोएगा तो कई बेजोड़ पौधे या कई तरह के पौधे उसको नजर आएंगे और वो ये मान लेगा कि हाँ मैं तो संकर ही लाया था, और वो सच में संकर ही बीज था, जबकि वास्तविकता में वो हो सकता है कि वो सेल्फ किया हुआ बीज ही हो और आपको हाइब्रिड के नाम से दे दिया। पंकज जी, अब काफी समय हो चुका है, एक दो क्वेश्चंस और होंगे तो वो ले लीजिए जल्दी से। जी सर, 2 प्रश्न है सिर्फ। हाँ जी। सर एक प्रश्न है, अखिलेश कुमार पांडे जी पूछ रहे हैं कि जो पारंपरिक प्रजाति है उनका आधार व नाभिकीय बीज उपलब्धता कम होती है, अतः उस स्थिति में बीज हेतु आपका क्या परामर्श है? देखिए, ये आधार और ब्रीडर सीड, नाभिकीय नहीं मिलेगा आपको। आधार और ब्रीडर सीड केवल अधिसूचित या नोटिफाइड वेराइटियों के ही तैयार किए जाते हैं। परंपरागत जो किस्में हैं उनके ये बीज तैयार नहीं किए जाते हैं, इनका शोधन स्वयं को करना पड़ता है। उस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक जटिल विषय है और समय लेगा उस कैसे बनाए। अंतिम प्रश्न है, अनिल चौरसिया जी का है प्रश्न, देशी बीज को हम कब तक उपयोग कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। 2 चीजों का इसमें ध्यान रखना है। एक तो भिन्न पौधे जब तक 2% से कम है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, ज्यादा से ज्यादा 4 जनरेशन तक ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद में उसका शोधन अनिवार्य हो जाता है। पंकज जी, नीमा जी का हैंड रेज है, प्लीज उनको बोलिए कि वो बोलिए। रामेश्वर नेमा जी बोलिए। सर नमस्कार, मेरा एक प्रश्न है। मुझे मक्का लगानी है, मेरे पास पिछले साल की मक्का रखी हुई है। कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको दोबारा नया बीज लेना पड़ेगा, तो क्या वही मक्का मैं बोऊंगा तो उसका जर्मिनेशन नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं, देखिए आपने किसी कंपनी से हाइब्रिड सीड लिया होगा, तो उसका जो है अगले जनरेशन में सेग्रीगेशन होगा, और सेग्रीगेशन होगा तो आपको उत्पादन कम मिलेगा। आपने यदि वैरायटी का भी बीज लिया है तो चूंकि मक्का एक जो है क्रॉस पोलिनेटेड फसल है, तो इसलिए उसका जो है आपने सावधानी पूर्वक बीज शोधन तो किया नहीं होगा, उसमें बीज बनाया नहीं होगा, तो आप उस पुरानी मक्का को उपयोग में करेंगे तो आपको उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी आएगी। हाँ नेमा जी सर ने बहुत बढ़िया बात बताई है। और आपने जो बीज लिया था वो किसी प्राइवेट कंपनी का था, तो वो संकर बीज था। और संकर बीज के क्योंकि मक्का जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो संकर बीजों का उपयोग अपन अगली जनरेशन में देते हैं, तो उसमें जो है एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। मतलब आपको जो है पौधों में ओज नहीं मिलेगी और उसमें जो आपकी अपेक्षित उपज है ना वो प्राप्त नहीं होगी। अतः आप हमेशा जो है संकर बीज जब भी आप उपयोग करें तो वो एक ही जनरेशन पे काम करेगा वो। ठीक है, तो बीज आपको नया खरीदना होगा। जी सर, समझ गया। किसी और का सवाल है कोई पंकज जी? सर
पंकज भैया, ये यहाँ से सूरज परिहार जी का इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, देवास से है। जी जी पूछिए सर। का सवाल है कि मक्के का बीज बनाया हेलो प्रणय सर। हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी बराबर। हाँ नेटवर्क का इशू हो गया था, दोबारा बोल दीजिए। सूरज परिहार जी हैं देवास से, उनका सवाल है चैट बॉक्स से, मक्के का बीज बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है साहब, बीज तो बनाया ही जा सकता है ना, सभी फसलों का बीज बनाया जा सकता है, मगर हर फसल का बीज बनाने का तरीका अलग अलग है। मक्का एक क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, उसका एक बीज बनाने का तरीका अलग है। तो जी सर, मुझे लगता है सभी के सवाल हो चुके हैं। और सर एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए, जल्दी से गोविंद जी। अपना नाम बताएं। सर मैं गोविंद गोलिया सतवास से बोल रहा था। हाँ जी। सर ये अपना जो नर्मदा बेल्ट है, हरदा, होशंगाबाद जिला और अपना देवास जिला, इसमें सर सबसे अच्छी अरहर की किस्म कौन सी रहेगी और ज्वार की किस्म सबसे अच्छी कौन सी रहेगी उत्पादन देने में? हेलो। हाँ हाँ, आपका एरिया कौन सा बताया आपने? सतवास? देवास जिला सर। देवास जिले में, देवास जिले में देखिए इस समय जो 3-4 प्रजातियां सबसे ज्यादा प्रचलन में है, उसमें एक राजेश्वरी है, एक जो है राजीव लोचन है, एक पूसा 16 है और टीजेटी 501 है। टीजेटी 501 अपने यहीं की यूनिवर्सिटी से निकाली हुई और एक अच्छी किस्म है, वो मध्यम अवधि की किस्म है और अच्छी पैदावार देती है। मगर पूसा 16 भी एक नई किस्म है और उसको भी ट्राई किया जा सकता है, मगर टीजेटी 501 सबसे अच्छी किस्म मेरे हिसाब से। और सर ज्वार वगैरह में अपने को ज्वार भी इस साल, क्या सोयाबीन बहुत महंगा है इस बार, मतलब सर 10,000 के आसपास है मार्केट में, तो सोयाबीन के ऑप्शन में ज्वार वगैरह में जाना है तो ज्वार सबसे अच्छा कौन सा है इस साइड? देखिए CHS 18, CHS 23, ये दो इस समय जो है सबसे अच्छी प्रजातियां हैं। 23 नंबर शंकर ज्वार जो है वो 23 नंबर और 18 नंबर तो काफी समय से बोते आ रहे हैं हम लोग, तो वो तो चल ही रहा है, मगर ये 23 नंबर का भी उत्पादन काफी अच्छा है। ठीक सर, थैंक यू सर। सर व्यास साहब मेरा एक आखिरी प्रश्न है। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। व्यास साहब योगेंद्र कौशिक उज्जैन। हाँ जी जी जी। सर मेरा यूँ निवेदन है कि सोयाबीन के अल्टरनेट के लिए क्या हम अरहर की कोई कम ड्यूरेशन वाली 100-120 दिन की प्रजाति और छोटी हाइट पर भी कोई रिसर्च चल रहा है क्या? देखिए रिसर्च अनुसंधान तो बहुत चल रहे हैं, किस्में भी बहुत आ रही हैं, मगर दिक्कत यह है कि जो किस्म उत्तर भारत में 100 दिन में पक जाती है वो हमारे यहाँ आती है तो वो कि वही 140-150 दिन ले लेती है। वो 100 दिन करके उसको रिलीज करते हैं, हमारे यहाँ के वो वही 140-150 दिन लेती है। तो जो जब तक कि हमारे क्षेत्र से ही अनुसंधान होके इस तरह की प्रजाति नहीं निकलेगी तब तक जो है इसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, आप 140 दिन की भी जो किस्में हैं वो भी आप 40 दिन पहले थैलियों में लगा दो तो जो है वो 100 दिन में आ जाएगी। 40 दिन उसको थैलियों में पाल लो और उसके बाद में जो है उसको 100 दिन में ले लो। धारवाड़ पद्धति। धारवाड़ पद्धति से, लेकिन उसको थम्पिंग क्वांटिटी में नहीं कर सकते ना। अगला आज हम सर एक अलग इशू है, उसमें कभी अलग से चर्चा करेंगे। चलिए सारे प्रश्न हो चुके हैं। हाँ समय भी हो चुका है। मैं प्रणय व्यास सर का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छे से सर ने आज जानकारी दी। इसके अलावा अगर कोई पार्टिसिपेंट्स का कोई सवाल है या कोई जिज्ञासा है तो वो हमारे मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल है वो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन जो है। मैं अब पार्टिसिपेंट्स का और व्यास सर का धन्यवाद करने के लिए जो है
जो हमारे बीच में हमारे सीनियर हैं, मेंटर हैं, श्री R.K. जौहरी जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और वो धन्यवाद करें सर का और पार्टिसिपेंट्स का। जी हेलो सर जी। हाँ जी, श्री प्रणय व्यास जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने वर्षों के अनुभव को हम सबके साथ साझा किया और बलराम संदेश से देश के सारे किसानों को संबोधित करके अपना ज्ञान बांटा। उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का और जय बलराम। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। अरे रुको तो भाई, अच्छा। काय की जल्दी है ऐसी? हाँ अभी आइए। थोड़ा सा बात करना बड़ा आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है सुनेंगे। आज का जो वेबिनार है अपने आप में बहुत ही सफल वेबिनार था और आज के हमारे वक्ता इतना बेहतरीन तरीके से किसानों को सामान्य एवं सरल भाषा सहजता से एवं सरलता से किसानों को जो है बीज उत्पादन में सावधानियां और इन सब चीजों को जो है आप लोगों से अपने विगत 40 साल के अनुभव को साझा किया। मैं जो है हृदय से आभारी हूँ सर का। और आज की जो वेबिनार की समरी रही उसमें बड़ी उल्लेखनीय समरी ये है कि देश के महत्वपूर्ण जो है विश्वविद्यालयों का भी प्रतिनिधित्व मिला है हमें और इसकी चर्चा किया जाना आवश्यक है। तो आज जो है हमारे साथ में जो है काफी समय तक रहे हैं डॉक्टर S.K. चतुर्वेदी साहब, जो डीन है अधिष्ठाता हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी के। और इसके अलावा डॉक्टर साईं प्रसाद साहब थे, जिनको आप जो है व्हीटमैन के रूप में जानते हैं। गेहूं की बहुत सारी जो भी प्रजातियां आप HI सीरीज की जिसमें जो है HI का नंबर है वो सभी आदरणीय साईं प्रसाद सर की प्रजातियां हैं। और हमारे प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में जो है बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो है इन प्रजातियों का जो है देखा गया है और किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है डॉक्टर राजा सिंह राजपूत साहब जो रीजनल डायरेक्टर हैं रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उन्होंने भी हमारे साथ में सहभागिता दी। और इसके अलावा जो है डॉक्टर प्रभा शंकर शुक्ला साहब जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर के। साथ ही साथ डॉक्टर महेश राव साहब हैं जो है NRC प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से अपने साथ में जुड़े थे। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। 38 लोग शेष बचे हैं तो पुरानी चीजों को दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी बात किसानों को समझाना है उसमें ये है कि ये बुआई को लेके बड़ी सारी बातें हो रही थी और बुआई में सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैं आपको मुझे 2 मिनट में मैं चीजों को समराइज करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आदरणीय सर ने बताया कि जो भी आप जो भी बीज का इस्तेमाल करें वो जो है पेरेंट सीड के रूप में जिस फसल का भी चयन करें उसका बीज जो है उसके जो टैग है जो लेबल है जो बैग है उसको आप संभाल के रखेंगे। सीड ड्रिल का उपयोग जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि डबल पेटी की सीड ड्रिल का उपयोग करें। सीड ड्रिल की साफ सफाई के उपरांत ही बुआई करें। बीज उपचार हेतु जो है FIR सिस्टम जिसमें फफूंदनाशक कीटनाशक एवं राइजोबियम PSP इन का बारी बारी से इसी क्रम में उपयोग करें। ठीक है, इस बात को सुनिश्चित रखें कि जो है आपके जो बीज फसल का जो भी आपका खेत है उसमें जो है हर 30 मीटर के बाद कम से कम 1 मीटर का जो है डिस्टेंस होना 1 मीटर का गैप छोड़ा जाना आवश्यक है, जिससे कि पौधों का को देखा जा सके, ऑब्जर्वेशन लिया जा सके या उसको देखा जा सके और उसमें रोगिंग जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसका जो है सुनिश्चित की जा सके। पुष्पन के समय हर लाइन में जो है खेत के उस समतल भाग का चयन करें जो एक समान है, उसको चिन्हित कर लें और उसमें अवांछनीय पौधे, भिन्न पौधे एवं
रोगग्रस्त पौधों को खेत से जड़ समेत बाहर निकाल लें। यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। जो है जो भी फसल की ऊंचाई है उसके ऊंचाई पे उसी की फसल की ऊंचाई के बराबर पे आपको बैठ के इस प्रक्रिया को करना होगा, तब आपको फसल में जो ऊंचे नीचे पौधे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो फसल पकने से 15 दिवस के पूर्व आप पुनः जो है रोगिंग की प्रक्रिया का करें, जिसमें जो है अवांछनीय पौधे, भिन्न पौधे एवं रोगग्रस्त पौधों को आपको खेत से निकालना है। जो भी आप बीज फसल के रूप में बीज तैयार कर रहे हो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि उसकी कटाई हाथों से करें, गहाई करें। गहाई आप थ्रेसर से सुनिश्चित कर रहे हैं तो उसमें आरपीएम थ्रेसर का जो है 300 से 400 से ज्यादा ना हो। यदि सोयाबीन है तो जो है इस पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सफाई करें। सफाई के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसके में नमी की अवस्था को सुनिश्चित करना। यह सबसे बीज के अंकुरण में सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो है नमी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे अच्छी तरह जो है आप बीज फसल को अच्छी तरह, जो भी आपकी फसल का उत्पाद है उसको अच्छी तरह जो है आप सुखा के रखें। भंडारण में आप जो है जूट के बोरों का जो है उपयोग करें, जिससे कि उसमें श्वसन की क्रिया बराबर बनी रहे। और कभी भी भंडारण जो है आप कच्चे फर्श पर ना करें या लिपा हुआ फर्श पे ना करें। आप पक्के फर्श का उपयोग करें या लकड़ी के जो है बेस बना सकते हैं, नीचे लोहे का भी बेस बना सकते हैं अगर नहीं लकड़ी उपलब्ध है। और दीवार से सटा के, कभी भी दीवार से 1-2 फुट की दूरी पे चारों तरफ इस बात का ध्यान रखें कि आप बोरों को भंडारित करें। यदि आप सोयाबीन का भंडारण कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 4, 5, 6 बोरों से ज्यादा जो है स्टेक ना लगाएं, एक के ऊपर बोरों का भंडारण ना करें, उससे नीचे वाले बोरों की अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। समय समय पे बीज का परीक्षण करना आवश्यक है। बुवाई में क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सोयाबीन हो चाहे अन्य फसलें हो, उसमें डबल पेटी की सीड ड्रिल का आवश्यक रूप से प्रयोग करें। जो नीचे की पोर है जहां से जो है खाद गिरती है, एक सीड ड्रिल में आप खाद भरें, दूसरे में बीज भरें, और जो खाद वाली पोर है वो हमेशा 4 सेंटीमीटर ज्यादा गहराई पे होगी और बीज वाली जो है थोड़ा सा ऊपर होगी। बीज गहरे में चला जाएगा और वो खाद गहरे में चला जाएगा और बीज आपका ऊपर रहेगा। इस प्रक्रिया का ही हमेशा पालन करने से आपको बेहतर अंकुरण मिलेगा। ठीक है। बीज और खाद को कभी भी साथ साथ ना बोएं। यदि आपके पास डबल पेटी की बीज नहीं उपलब्ध है सीड ड्रिल, तो उसको आप जो है पहले कर सकते हैं। पहले आप जो है खाद का छिड़काव कर सकते हैं या खाद की बोनी पहले कर सकते हैं। जैसा कि आज जो है आज उपस्थिति रही, कुल 68 किसानों ने आज के इस वेबिनार में भाग लिया और जिसमें हमें जो है 7-8 राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व मिला। मैं सभी को जो है का आभारी हूँ और साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित करता हूँ, इस बात का जो है किसानों से आग्रह करता हूँ कि जब भी आप बीज की खरीदारी करें तो इस बात को सुनिश्चित करें कि उसमें टैग प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं। और यदि जो है वो किस श्रेणी का बीज है, अगर मान लीजिए वो जो है प्रजनक श्रेणी का बीज है तो उसमें 12x6 सेंटीमीटर का जो है प्रजनक बीज का पीले रंग का टैग अवश्य रूप से लगा होगा। जिस संस्था के द्वारा वो टैग जारी किया गया होगा उसके अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और साथ ही साथ उस संस्था की सील होगी। इसके अलावा यदि वो आधार या प्रमाणित श्रेणी का बीज है तो उसमें 15x7.5 सेंटीमीटर का फाउंडेशन सीट का टैग लगा होगा जो कि सफेद रंग का होगा। यदि वो प्रमाणित बीज है तो उसमें 15x7.5 सेंटीमीटर का जो है नीले रंग का जो है टैग लगा होगा और उसपे जो है संस्था के भी दस्तखत होंगे जहां पे वो बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया होगा। साथ ही प्रमाणीकरण सहायक बीज प्रमाणीकरण के दस्तखत दाहिने साइड में स्पष्ट रूप से अंकित होंगे। साथ ही साथ उस बीज की जो वैधता, कितने समय तक वो बीज जो है अपने पैकिंग के बाद कितने समय तक उपयोग में किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित होती है। तो जो है कोई भी बीज हो उसकी जो वैधता है 9 महीने की होती है। तो इस बात आप किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जब भी वो बीज खरीदें तो उसकी वैधता को अवश्य देखें और वैधता से संतुष्ट होने के उपरांत ही जो है बीज खरीदें।
बैग में जो सिलाई की जाती है उसका भी देखें कि कभी भी टैग में डबल सिलाई नहीं होनी चाहिए। आप इस बात का जो है सुनिश्चित करें कि टैग के ऊपर जो है 2 बार सिलाई ना की गई हो। बैग में हो सकती है लेकिन टैग के ऊपर 2 बार की सिलाई ना की जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब भी हमारे किसान भाई बीज अपने लिए, अपने बुआई के लिए जो है प्रोक्योरमेंट करेंगे, बीज की खरीदारी सुनिश्चित करेंगे या उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे, वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि किसी भी तरह की जो है बीज का जो है दिक्कत ना हो। साथ ही साथ बीज की बुआई से 1 हफ्ते पूर्व आवश्यक रूप से 1 हफ्ते 10 दिन पूर्व आवश्यक रूप से आप अंकुरण का परीक्षण करें। उसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 कुंटल बीज है जो 3 बोरियों में या 4 बोरियों में उपलब्ध है, तो चारों बोरियों से आप जो है 100 दानों का एक जो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाल लें और उसको टाट की फट्टी में या कपड़े में या की जमीन में जिसमें नमी की उपलब्धता हो और उसमें आप जो है बुवाई करके अंकुरण का परीक्षण करें। नमी को हमेशा मेंटेन रखें और उस पे गिन के ये देख लें कि यदि सोयाबीन की बात करते हैं तो कम से कम 70% का अंकुरण आवश्यक है और यदि धान की बात करते हैं तो 80-85% का अंकुरण आवश्यक है। तो इस तरीके से आप जो है अगर मूंग उड़द की बात करते हैं तो 70% का अंकुरण होना आवश्यक है। तो इन सभी चीजों को सुनिश्चित करने के बाद ही आप बीज, मान लीजिए सोयाबीन के बीज की इस साल बड़ी किल्लत है और बड़ा महंगा है जैसा कि किसानों ने बताया और हमको भी जानकारी है। तो यदि आपके पास बीज में अंकुरण की क्षमता में जो है कमी आती है, 60% होता है, तो आप बीज में की मात्रा को बढ़ा लेंगे। जो बड़े दाने वाली फसल है उसमें 80 किलो और जो छोटे दाने वाली फसल है, अभी वर्तमान में जो सोयाबीन की प्रजातियां चल रही हैं उनका सबका सीड वेट जो है ज्यादा है, तो आप 80 से 80 किलो का बीज निर्धारित करें 1 हेक्टेयर में। और यदि अंकुरण की क्षमता जो है 10% तक कम है तो आप उसका जो है बीज को बढ़ा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको बहुत घना ना बोएं। घने बोने से जो है कीट व्याधियों का प्रकोप बहुत तेजी से होता है और जिससे ही आपकी जो है स्टेम फ्लाई वगैरह का अटैक बहुत तेजी से बढ़ता है और आपकी फसल खराब होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय आप लोगों के लिए शुभ होगा और आप लोग बेहतर जो है बीज अपना जो है फसल उत्पादन कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखा आपने, जैसे सचिन तेंदुलकर आते हैं बैटिंग 1 शतक तक लेके जाते हैं टीम को और बाद में रॉबिन सिंह आते हैं, तो ठीक वैसे ही डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर आपके साथ एक चर्चा सार लेकर उपलब्ध थे। आप हमसे जुड़ सकते हैं बलराम संदेश के यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं और बलराम संदेश के फेसबुक पेज पे भी आप हमें जुड़ सकते हैं ताकि समय समय पर होने वाली परिचर्चाओं की सूचना आपको मिलती रहे। इन्हीं के साथ अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। जय बलराम।